ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में विजेता के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान हम लोग लेके विशाल मैदान है वो हमारा काफी पुराना मैदान है। ये जो मैदान है वो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा इन नदियों को मिलाकर इस मैदान का निर्माण हुआ था। हम प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू जान चुके हैं अपनी पिछली वाली क्लास में कि जब हिमालय उत्थान हो रहा था तो ये जो हमारी नदियां हैं ये भी निरंतर उत्थान के उसमें क्रम में चल रही थी। तो जो उत्तर का विशाल मैदान है वो नदियों के बहाव यानी नदियों के द्वारा बहा के लाए गए कंकड़ पत्थर, इनके द्वारा जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान है उसका हमारा क्या होता है, निर्माण होता है। तो आज हम इसी सिलसिले में अपनी चर्चा करते हैं। चर्चा का विषय हमारा उत्तर का विशाल मैदान है। इसको हमने मैप के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि मैप के थ्रू हम लोग इसे दो पार्ट्स में देखेंगे। एक तो हम उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन देखेंगे और एक हम उसका भौतिक विभाजन देखेंगे। जो हमारा प्रादेशिक विभाजन है वही हमारा भौतिक विभाजन उसमें आ जाएगा। तो हम लोग पहले प्रादेशिक विभाजन देखते हैं कि हमारा जो ये प्रादेशिक विभाजन है इसका हमने कुछ पार्ट को किसमें राजस्थान में एरिया में डिवाइड कर दिया है। इसका हमारा जो कुछ पार्ट है वो हमारा ये राजस्थान वाला एरिया हो गया है। ये हमारा राजस्थान वाला एरिया है इसमें, और ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र हो गया है। और उसके बाद में हमारा क्या है, ये हमारा गंगा का मैदान आता है। गंगा के मैदान में हमारा उत्तर प्रदेश से लेके बिहार और हमारा कहाँ तक चला जाता है, ये बांग्लादेश के कुछ पार्ट को, यानी कि बांग्लादेश भी इसमें अंतर्गत में आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि गंगा के मैदान हो जाता है हमारा, पंजाब हरियाणा वाला मैदान हो जाता है और राजस्थान वाला मैदान हो जाता है। तो जो हमारा ये राजस्थान वाला मैदान है इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा राजस्थान का मैदान है। राजस्थान मैदान, ये वाला पोर्शन जो आएगा हमारा वो हमारा राजस्थान का मैदान आ जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला हमारा पंजाब हरियाणा वाला मैदान आ जाएगा और इसमें इंक्लूड हमारा दिल्ली भी हो जाएगा। इसके बाद में हमारा गंगा का मैदान आएगा और गंगा के मैदान को हम इसमें तीन पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। ऊपरी गंगा मैदान हो जाता है, मध्य गंगा मैदान हो जाता है और निम्न गंगा मैदान हो जाता है, जिसमें हमारा जो असम है हमारा जो आ जाता है वेस्ट बंगाल का पार्ट आ जाता है और हमारा कुछ बांग्लादेश का पार्ट आ जाता है, जिसे हम लोग निम्न गंगा मैदान कहते हैं। मध्य गंगा मैदान में हमारा क्या क्या आ जाता है, मध्य हमारे गंगा मैदान में बिहार आ जाता है हमारा, हल्का सा इसमें मध्य प्रदेश वाला थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया आएगा, छत्तीसगढ़ झारखंड वाला और उड़ी ये वाला हमारा इसमें एरिया आ जाएगा जो हमारा मध्य मैदान हो जाएगा। उसके बाद में हमारा ऊपरी गंगा मैदान, जो हमारा ऊपरी गंगा मैदान है हरिद्वार है हमारा उत्तर प्रदेश में, और हमारा चल किसमें आ जाएगा, हमारा उत्तराखंड वाला एरिया हमारा ऊपरी गंगा मैदान आ जाएगा। तो इसे हम पूरे तीनों को मिला के हम क्या बोल देंगे, इसे गंगा का मैदान बोल देंगे। उसके बाद में हमारा असम वाला मैदान आ जाएगा जहां पे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी क्या होती है, प्रभावित होती है। ये असम वाला एरिया आ जाएगा जहां पे हमारी क्या होती है, ब्रह्मपुत्र नदी हमारी प्रभावित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी हमारी यहाँ पे प्रभावित हो जाती है। इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी का एरिया भी बोल सकते हैं। और क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या होती है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रभावित होती है और वैसे ये हमारा असम का मैदान हो जाएगा। तो अगर हम इसका प्रादेशिक विभाजन देखते हैं उत्तर के विशाल मैदान का, यानी कि उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर के विशाल मैदान का हमने प्रादेशिक विभाजन करा है जिसमें हमने राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा दिल्ली का मैदान आ जाएगा, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निम्न गंगा मैदान, गंगा का मैदान आ जाएगा, असम का मैदान यानी कि ब्रह्मपुत्र वाला मैदान आ जाएगा। अगर हम इसके भौगोलिक विभाजन की बात करते हैं कि नदियां अपने साथ में अवसाद लेके आती हैं, और जब हमारी नदियां पर्वतों से या पहाड़ों से उतरती हैं तो उनका जो ढलान होता है वो बहुत ही तीव्र होता है। तो वहां से जब नदियां उतरती हैं तो वो अपनी कौन सी अवस्था में होती हैं, वो अपनी युवा अवस्था में होती हैं। तो उनके द्वारा लाए गए जमाव के द्वारा जो हमारा क्षेत्र निर्धारित, यानी हमारे क्षेत्र बनते हैं या विकसित होते हैं या उनके द्वारा जो क्षेत्र बनाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक। जो हर क्षेत्र में, यानी कि राजस्थान के मैदान में, पंजाब हरियाणा के मैदान में, ऊपरी गंगा यानी कि गंगा के मैदान में और ब्रह्मपुत्र वाली नदी के मैदान में, ये सारे जो भौतिक विभाजन है इनका वो इनमें आपको मिलेंगे। तो अब यहाँ पे हम विभाजन देख लेते हैं जो मैप पे समझा दिया है, और अगर मैप एक बार आ जाएगा तो फिर ये जो भौतिक विभाजन है इनके वो बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएंगे।
उत्तर के विशाल मैदान का, यानी कि उत्तर के विशाल मैदान का भौतिक विभाजन, उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन किसमें करते हैं हम लोग? हम इसकी विभाजन को हम दो पार्ट में कर देते हैं। विभाजन हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा हमारा? ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 पार्ट में हमारा क्या जाएगा? हमारा भावर वाला क्षेत्र आ जाएगा। अगर हम भौतिक विभाजन देखते हैं इसका भौतिक विभाजन हो जाएगा और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? इसका प्रादेशिक विभाजन हो जाएगा। प्रादेशिक विभाजन, ये जो उत्तर का विशाल मैदान है ये आपके पीटी और मेन के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। भौतिक विभाजन और प्रादेशिक विभाजन में जो इनमें अंतर पूछ लिया जाता है कि कहां से कहां तक है। अगर हम उत्तर के विशाल मैदान की बात करते हैं तो इसका जो पश्चिम में ये चौड़ा होता है और इसका पूर्व में जो विस्तार है, यानी कि पूर्व की तरफ जो इसका विस्तार होता जाता है वो कम चौड़ा होता जाता है। अगर हम इसके पश्चिम के विस्तार की बात करते हैं कि पश्चिम में इसका विस्तार ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि नदी जो होती है ना वो अपने किस में होती है? युवावस्था में होती है। और ऑब्वियसली जब हम लोग युवावस्था में होते हैं तो हमारे में क्या होती है? हमारे में एनर्जेटिक ज्यादा होती है, हम लोग ज्यादा उछल कूद कर सकते हैं। तो उसी तरीके से नदियां भी जो होती है ना वो अपने साथ में ज्यादा अवसादों को लेके आती हैं, ज्यादा दूर तक जाती हैं। ठीक है, तो हमारा ये प्रादेशिक विभाजन हो जाएगा। प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। तो अगर हम भौतिक विभाजन, हम प्रादेशिक विभाजन को पहले देख लेते हैं। तो प्रादेशिक विभाजन में हमारा आ जाएगा राजस्थान का मैदान, हमारा प्रादेशिक विभाजन में आ जाएगा। प्रादेशिक विभाजन में पहला हमारा पॉइंट क्या आएगा? राजस्थान का मैदान। पहला पॉइंट हमारा है राजस्थान का मैदान, राजस्थान। अब राजस्थान के लिए बात आती है कि मैम यहाँ तो राजस्थान में तो कोई नदी बहती ही नहीं है, यहाँ तो पर्वत श्रृंखला है। क्यों नहीं है? यहाँ पे पर्वत श्रृंखला भी है, यहाँ पे हमारी शिवालिक पर्वत श्रृंखला आ जाती है और यहाँ पे हमारी नदियां भी बहती हैं। जो हमने नदियों वाले टॉपिक किया था, हमने डिस्कस कर लिया था। राजस्थान का मैदान है हमारा। सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारा पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक है, पंजाब हरियाणा, हरियाणा। पंजाब हरियाणा का मैदान कैसे बनेगा? क्योंकि पंजाब जो है वो हमारी 5 नदियों से मिलकर बना है और आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताओ वो कौन कौन सी नदियां हैं। पंजाब और हरियाणा का मैदान हो जाएगा हमारा मैदान। इसमें इसकी भौगोलिक कंडीशंस भी देख लेंगे और कृषि के लिए भी हम लोग देख लेंगे। और हमारा जो थर्ड पार्ट आएगा वो आएगा हमारा गंगा का मैदान। कौन सा मैदान आ जाएगा? गंगा मैदान। गंगा मैदान, गंगा मैदान को हमने भी इसमें क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया है। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा ऊपरी गंगा मैदान। ऊपरी गंगा मैदान। सेकंड पॉइंट में हमारा क्या आ जाएगा? मध्य गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान। और हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? इसमें हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा निम्न गंगा मैदान, निम्न गंगा मैदान। ये हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे। और हमारा फोर्थ पॉइंट कौन सा आएगा? फोर्थ पॉइंट आ जाएगा हमारा असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा ये असम ऑब्लिक ब्रह्मपुत्र मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी मैदान लिख दो या मैदान लिख दो, मैदान। ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रादेशिक विभाजन हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं भौतिक विभाजन में हमारे कौन कौन से पॉइंट आएंगे। तो भौतिक विभाजन में हमारा सबसे पहला पॉइंट कौन सा आ जाएगा? भावर आ जाएगा। कौन सा पॉइंट है विभाजन में? तो भौतिक विभाजन में हमारा सबसे पहले पार्ट क्या आएगा? सबसे पहले आएगा भावर, भावर, भावर आ जाएगा हमारा पहला पॉइंट इसमें। सेकंड पॉइंट, इन प्रादेशिक विभाजन, जब हम प्रादेशिक विभाजन करते हैं इन सारे मैदानों में भावर। उसके बाद हमारा आएगा
तराई। थर्ड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा इसमें, बांगर। बांगर को भी हम इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अभी हम जब पढ़ेंगे ना आगे तो हम बताएंगे कि बांगर को भी हम 2 पार्ट्स में इसमें डिवाइड करके देखेंगे। बाद आएगा हमारा फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, खादर। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आएगा रेह या खेर। उसके बाद में हमारा 6 पॉइंट आएगा भूर। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे, किसमें हो जाएंगे हमारे पॉइंट्स, ये हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे भौतिक विभाजन में। क्या करते हैं अब हम देख लेते हैं अपने भावर को देख लेते हैं। भावर का जो हम लोग जो इसे समझेंगे उसमें हम तराई को भी समझ लेंगे, उसमें हम बांगर को भी समझ लेंगे। तो जो भावर है वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग भावर को देख लेते हैं। ये सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, भांगर को देखते हैं। भावर, भांगर क्या चीज है ये हमारा, हमने हिमालय पढ़ा था। तो हमने हिमालय का, जब हमने हिमालय पढ़ा था तो ये हमारा ट्रांस हिमालय था, और इसके बाद में ये हमारा आ गया था बृहद हिमालय, हमारा लघु हिमालय, और फिर हमारा ये हो गया था शिवालिक हो गया था। तो अगर हम ये भावर की बात करते हैं तो शिवालिक के बाद में जो है हमारा सारा क्या हो जाता है, हमारा सारा मैदानी क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। जब हमने हिमालय पढ़ा था तो शिवालिक के बाद में हमारा सारा मैदान स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मैदान की बात आ जाती है। तो यहीं से स्टार्ट है। तो ये जो हमारा ये मैदान हो जाता है, तो मैदान जब हो जाता है तो नदियां जो थी, हिमालय का जब उत्थान हो रहा था तो नदियों का जो उत्थान था, यानी कि नदियां जो थी अपने पहली अवस्था में बह रही थी। इसके बारे में हमने डिस्कशन करा था। सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है हमारी, ये जो नदियां हैं वो हिमालय के उत्थान के साथ ही क्या है, ये पहले से बह रही थी। तो उन्होंने गार्ड बनाए थे, जगह करी थी। तो नदियां जब यहाँ से शिवालिक से जब नदियां उतरती हैं और जब ये नीचे आती हैं, तो जब किसी पर्वत या पहाड़ से नदियां उतरती हैं तो उनका उस टाइम पे वो कौन सी अवस्था में होती हैं, वो युवा अवस्था में होती हैं। जब नदियां किसी पर्वत से नीचे उतरती हैं तो वो युवा अवस्था में होती हैं। इनकी नदियों की भी, जब हम नदियों का टॉपिक करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि नदियों की भी अवस्थाएं होती हैं, युवा अवस्था, पूर्ण अवस्था और अलग अवस्था होती है। तो युवा अवस्था में होती है। तो नदियां जब युवा अवस्था में है तो ये युवा अवस्था में आते हुए क्या करती हैं, जब ये कंकड़ पत्थर यानी कि हमारे साथ चट्टानों को अपने साथ ये काट के लेके आती हैं, जब ये चट्टानों को काट के लेके आती हैं, जब इनका, जब ये नदियां युवा अवस्था में और ये पहाड़ से उतर रही हैं, यानी कि अगर किसी ढलान वाली चीज से, अगर हम इस ढलान वाली चीज से किसी भी पानी को, मोस्टली पानी है, किसी को भी जब हम लुढ़काते हैं, डालते हैं, तो वो जो होते हैं वो तीव्र गति से नीचे उतरता है। यानी कि उसमें क्या होता है, उसमें वेग अधिक होता है, उसमें वेग अधिक होता है, उसमें अपवर्तन करने की जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है, यानी कि शाब्दिक मात्रा में वेग होता है, और अपवर्तन करवाने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। तो जब नदियां शिवालिक से नीचे उतरती हैं, उनके गृहपदीय क्षेत्र में आती हैं, तो अपने साथ वो चट्टानों को काट के लेके आती हैं, और जब चट्टानों को काट के लेके आती हैं तो उनके साथ में कंकड़, पत्थर, मलबा, मिट्टी, रेत और बजरी, ये सब चीजें वो अपने साथ में लेके आती हैं। और लेके आने के बाद में जब शिवालिक का ढलान यहाँ पे कम हो जाता है, और देखो इस तरीके की जो जगह होती है, तो यहाँ पे लाके ये क्या काम करती है, कंकड़, पत्थर, इन सब का क्या काम करती है, ये जमाव इकट्ठा कर देती हैं। यानी कि जो मोटे पत्थर होते हैं या मोटे अवसाद उन्हें हम कह सकते हैं, जो मोटे अवसाद होते हैं वो गिरपदीय क्षेत्र में, यानी कि जहां पे ढाल कम होगा वहां पे ये इन चीजों को इकट्ठा हो जाती हैं। क्योंकि इनमें वेग अधिक होता है, तो वेग अधिक होती है, और जब ढाल से नीचे उतरेंगे तो इनका वेग क्या होगा, ये कम हो जाएगा। और जब वेग कम हो जाएगा तो इनकी अपवर्तन करने की जो ताकत या क्षमता होती है वो कम हो जाएगी। तो जो मोटे पत्थर वगैरह जो होंगे, अवसाद होंगे, या चट्टानों के जो अवसाद ये अपने साथ में लेके आती हैं, वो उनकी गृहपदीय क्षेत्रों में ही इनका जमाव कर देती हैं। और जो बाकी जो बारीक जो होते हैं, जैसे कि रेत होगी, बजरी हो गई, छोटे छोटे जो कण होते हैं, उनको वो दूर तक बहाकर ले जाती हैं। तो उनसे क्या है, तराई वाला क्षेत्र का निर्माण होता है। और अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने भांवर की क्षेत्र की। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इस तरीके से इनका निर्माण हो गया, गिरपति क्षेत्रों में इनका क्या हो गया, निर्माण हो गया। मोटे मोटे जो अपसाद है उनको इन्होंने यहाँ पे जमाव कर दिया। तो ये शंकु के, इसे कहते हैं भावर का क्षेत्र, इसी को हम क्या कहते हैं, भावर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी को हम भावर कहते हैं और इसी को हम ये शंकु भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज हो गई, यही हमारा क्या होता है, भावर होता है। ये हमारा भावर हो गया। यहाँ पे इन्होंने अपसादों को जमा कर दिया। जब यहाँ पे इन्होंने अपसादों को जमा कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, नदी की जो पारगम्यता है वो कम हो जाती है, यानी कि अधिक हो जाती है। यानी कि पारगम्यता का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी की लैंग्वेज में पारगम्यता का मतलब होता है जो मोटे मोटे कंकड़ या पत्थर होते हैं तो पानी जो है वो उन सतह में नीचे नीचे प्रभावित होता है और ऊपर दिखाई नहीं देता। तो पहला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तीन बातें आती हैं। पहली बात ये हो जाती है कि नदी का वेग अधिक होता है। वेग अधिक होने की वजह से अपवर्तन की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है और ढलान पे आने के बाद में अपवर्तन क्षमता करके वो अपसादों को ज्यादा दूर तक ले जाती है। तो इसके बाद 3 पॉइंट हो गए हमारे, 3 पॉइंट आप लोग नोट डाउन करना। तो उसके बाद में क्या है, यहाँ पे इन्होंने अपने कंकड़ पत्थरों के जमाव को बहुत अधिक यहाँ पे जमाव कर दिया। तो इसमें जो यही क्षेत्र हमारा भावर वाला क्षेत्र हो जाएगा और इसके भावर के अब हम लोग क्या है, पॉइंट्स लिख लेंगे। और जब नदी आगे बढ़ेगी तो वो उसके अपने साथ में क्या है, छोटे छोटे बारीक कणों को, जैसे कि बजरी है, बालू है, इनको वो आगे ले जाती है। अब नदी क्या है, यहाँ पे पारगम्यता हो गई है। अब नदी इन कंकड़ पत्थरों से क्या है, जब बाहर निकलेगी तो ये बहुत सारी धाराओं में विभाजित हो जाएगी। यानी कि देखो इसको एक यहाँ पे आके हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारे कंकड़ यानी कि ये हमारे अपसाद हैं, जो मोटे अपसाद हैं, उनका हमने कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लो। ये हमारे इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया। ये देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये अगर हम इनके नीचे ये इस तरीके से है, ये भावर वाला क्षेत्र हमारा, ये अब मान लो इनके ऊपर अगर हम यहाँ से पानी डालेंगे तो पानी हमने एक धारा में डाला पानी, तो वो क्या है, ये इस तरीके से ये यहाँ से निकला, फिर ये इस तरीके से यहाँ से निकला और इस तरीके से आके ये यहाँ से निकला। तो जो एक धारा होती है और वो जो बाहर निकलेगी वो कई धाराओं में विभक्त हो जाएगी। ठीक है, हमारा एक पॉइंट ये हो गया भावर का। तो इस तरीके से जब वो विभक्त हो जाएगी तो कई धाराओं में बाहर निकलेगी और जब वो कई धाराओं में बाहर निकलेगी तो आगे हमारा तराई का क्षेत्र होगा। तो पहले हम भावर के पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम तराई के लिख लेते हैं। शिवालिक के गिरपदीय क्षेत्र में, शिवालिक के गिरपद में दक्षिण में है, ये बताया था कि जो हमारा ये शिवालिक है उसके गिरपद में है, दक्षिण में है ये इसकी पर्वत। ये जो हमारा भावर वाला क्षेत्र है वो शिवालिक के गिरपद में है। गिरपद मतलब जहां पर्वत से हम लोग नीचे उतरते हैं तो उसे हम गिरपद बोलते हैं। तो गिरपद के दक्षिण में ये है जो हमारी भावर आता है। तो यहाँ पे जहां पे ये शिवालिक है तो पर्वतों के गिरपदीय क्षेत्र में ये यहाँ पे ये सब जगह क्या है, हर क्षेत्र में क्या है, भावर का भावर है। ये है, ये क्या है, ये भावर है। ठीक है, ये क्षेत्र हमारा भावर हो जाएगा। अब इसका जो विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है, यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है। पश्चिम में ये अधिक चौड़ा है और पूर्व दिशा में इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है, क्योंकि नदी का जो वेग होता है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो ये 8 से 16 किलोमीटर तक चौड़ा होता है इसका एरिया। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं भावर की, तो सिंधु और तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है, यानी कि शिवालिक के नीचे सिंधु और तीस्ता नदी का जो विस्तार है वहां पे सिंधु और तीस्ता नदी का विस्तार आपको मिलेगा। अब जब हमारे ये गिरपदीय क्षेत्र में अपसाद क्या होते हैं, हमारे जो अपसाद मोटे मोटे होते हैं, मोटे मोटे हमारे जो अपसाद हैं, तो क्या है, हमारी जो नदियां हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। जब नदियां विलुप्त हो जाती है तो वहां पे जो शुष्क हो जाता है, तो वो कृषि के लिए क्या है, जब नदियां विलुप्त हो जाती हैं वहां पे अपसाद जो बड़े बड़े कंकड़ या पत्थर हम लोग कह सकते हैं, तो वहां पे क्या कृषि की जा सकती है। अगर हम देखते हैं कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वहां पे कृषि करना अनुपयोगी होता है। ठीक है, तो ये कृषि के लिए इसकी अनुपयोगिता है क्योंकि अपसाद बड़े हैं और पारगम्यता अधिक है और कृषि के लिए अनुपयोगी है। पंजाब में इस क्षेत्र को भाबर बोलते हैं। पंजाब में इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। अब हम अभी ये हमारा भाबर हो गया। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अपने
तराई क्षेत्र की। तो तराई क्षेत्र को भी हम लोग यहाँ पे इसमें ही देख लेते हैं कि नदियां आई, नदियों ने बड़े बड़े अपसादों को ये नोट डाउन कर लिया तो इसे मिटा देते हैं। अब इसी को हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा है, ये हमारा शिवालिक हो गया और ये हमारा भावर वाला क्षेत्र हो गया। ये इस तरीके से। अब देखो ये बड़े बड़े इन्होंने कंकड़ पत्थर ये अवसाद यहाँ पे जमा कर दिए, और जब हमारी नदी ढाल से आती है उसका ढाल उस टाइम तीव्र होता है और फिर ढाल मंद पड़ जाता है। जब हमारा ढाल मंद पड़ जाएगा तो हमारी नदी में क्या है, वेग की मात्रा जो है वो भी कम हो जाएगी, और जो अपसादों को बहा के, क्योंकि जब वेग कम हो जाएगा तो अपसादों को बहा के जो वो आगे लेके जाती है तो वो बारीक कणों को आगे लेके जाती है और नदियां की जो धारा है वो बढ़ जाती है। यही बताया था कि यहाँ पे जो नदियां हैं वो क्या है, बढ़ जाती हैं और बाहर जाके वो कई सारी धाराओं में बाहर निकलती हैं। जब कई सारी धाराओं में बाहर निकलती हैं और यहाँ से वो बारीक 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 को आगे लेके जाती हैं, और जब धाराओं में बाहर निकलती है तो वो हमारा कैसा हो जाए, नमी युक्त क्षेत्र हो जाता है, दलदली क्षेत्र हो जाता है। तो वो ही हमारा क्या होता है, तराई वाला रीजन हो जाता है। कौन सा रीजन होता है हमारा, वो तराई वाला रीजन हो जाता है, क्योंकि नदियां कई धाराओं में विभक्त होकर बाहर निकलती हैं और वो क्षेत्र जो होता है उसमें हमारी बालू है, बजरी है, ये हमारे क्षेत्र आ जाते हैं। तो वो नमी वाला एरिया होता है या दलदली एरिया होता है, इसे हम लोग बोलते हैं तराई एरिया। इसकी अपनी खासियत होती है, इसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इसकी जो खासियत और विशेषताएं उनको हम देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा तराई वाला एरिया है, तराई एरिया। ये हमारा भावर वाला एरिया हो गया था। तराई वाले क्षेत्र में अभी बताया ना आपको कि तराई वाले क्षेत्र में नदियां कई धाराओं में बाहर निकलती हैं, और जो अपने साथ बारीक अवसाद होते हैं जैसे चूना है, जैसे कि अपने साथ बालू है, रेत है, बजरी है, इनको ये आगे लेके चली जाती हैं। और जब कई धाराओं में बाहर विभक्त होकर ये निकलती है तो वो क्षेत्र नमी वाला और दलदली वाला क्षेत्र हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं तराई वाला क्षेत्र बोलते हैं। तो तराई वाला क्षेत्र है तो यहाँ पे जो वनस्पति है वो भी होती है। जब तराई वाला क्षेत्र है तो ये क्या होता है, ये भावर के दक्षिण में, जैसे कि हमारा जो है शिवालिक के दक्षिण में भावर वाला क्षेत्र पाया जाता है, तो ये भी हमारा क्षेत्र क्या है, भावर के दक्षिण में पाया जाता है। इसका जो विस्तार होता है वो पश्चिम की जगह पूर्व में ज्यादा विस्तार होता है। पूर्व की तरफ विस्तार ज्यादा इसलिए होता है कि पश्चिम में तो मोटे अपसाद भावर वाला क्षेत्र मिल जाता है, पश्चिम में नदियां दूर तक इनको बहा के लेके जाती हैं क्योंकि वेग कम हो जाता है वहां पे, तो ये बारीक अपसादों को अपने साथ बहा के ले जाती है, तो इसका विस्तार पश्चिम में ज्यादा होता है। अगर हम वनस्पति की बात करते हैं तो यहाँ पे वनस्पतियां पाई जाती हैं, यहाँ पे चावल टाइप की कृषि की जाती है, यहाँ पे वन पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम वनस्पतियों की बात करते हैं तो यहाँ पे वनस्पति मुमकिन है, लेकिन मानव के द्वारा जंगलों को काट के जो कृषि होती है वहां पे इस तरीके की कृषि की जाती है। और बाकी जो इसके थोड़े से पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। भावर के दक्षिण में है, जो शिवालिक से उतरते हैं तो ये भावर के दक्षिण में है, तो भावर के दक्षिण में है, और ये क्या है, महीन कणों से निर्मित जलाकृति क्षेत्र है जहां पे नदियां कई धारों में बाहर निकलती हैं, तो वो अपने साथ में नमी वगैरह रखती हैं। अब क्या है, नदियां जो भावर में थी वो दिखाई नहीं पड़ती पारगम्यता की वजह से, और यहाँ पे क्या है, हमारी नदियां दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, यानी कि पुनः उनका दिखाई देती हैं। इसका जो विस्तार है वो पूरब की अपेक्षा पश्चिम में कम है, यानी कि इसका जो विस्तार है वो पूर्व में देखने को मिलता है और पश्चिम में इसका जो विस्तार है वो देखने को नहीं मिलता। अब वन पाए जाते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव, यानी कि यहाँ पे क्या है, वन्य पाए जाते हैं और प्राकृतिक वनस्पति जो होती है, प्राकृतिक वनस्पति होती है। अगर कृषि के लिए देखें तो कृषि के लिए अभी बताया था कि यहाँ पे वनों को काट के मानव निर्मित कृषि की जाती है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अपने कौन से मैदान की हमारी बात होगी, जड़ोल मैदान की बात होगी, यानी कि हमारे भांगर मैदान, यानी कि हमारे भांगर वाले मैदान की हम इसमें बात कर लेते हैं। और भांगर के मैदान को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में उसके पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। वाले क्षेत्र को हम इस तरीके से समझ लेंगे, ये हमारी नदियां जो है वो ये हमारी नदियां इस तरीके से यहां से निकलती हैं, ये क्योंकि पारेगम्यता थी और तराई वाला क्षेत्र था, भावर वाला क्षेत्र था, तो उसमें नदियां हमारे
बहुत सारी धाराओं में विभक्त होकर जब हमारी यहाँ पे निकलती हैं तो अपने साथ में क्या लाती हैं, ये अवसाद वगैरह को लेके आती हैं। जो इनके जो अवसाद होते हैं वो हमारे कुछ इस तरीके से ब्लॉकेज में हमारे यहाँ पे जमा हो जाते हैं। ये मोटे मोटे जो अवसाद होते हैं, बड़े अवसाद होते हैं भावर के क्षेत्र में जो शंकुनिमा होते हैं, वो हमारे इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे ये मोटे मोटे हैं। उसके बाद में क्या होता है कि ये अपने साथ में कुछ कंकड़ नुमा, बजरी नुमा, रेत वाले जो हैं उन अवसादों को लेके आगे बढ़ती हैं हमारी नदियां। तो यहां से जो धाराएं निकलती हैं वो हमारी नदियां जो है कई धाराओं में विभक्त हो जाती हैं। ये हमारी नदियां कई धाराओं में विभक्त हो जाती हैं। और जब ये वाला जो क्षेत्र आता है जहां पे ये छोटे छोटे बारीक बजरी कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा करती हैं, वहां पे हमारी धारा क्या होती है, ये फिर से हमारी जो धारा है वो हमारी एक धारा हो जाती है। वो फिर से हमारी क्या होती है, वो फिर से हमारी जो कई सारी धाराओं में बढ़ती है उसके बाद में वो फिर से हमारी एक धारा हो जाती है। और अपने साथ में बारीक बलुआ है, यानी कि बालू है, रेत है और छोटे छोटे बारीक से इन सबको लेके वो आगे बढ़ती है। तो जब ये आगे बढ़ती है तो बाढ़ व नदियों का जो एक रूप होता है वो बाढ़ का भी रूप होता है। तो वो बाढ़ के द्वारा एक मैदान का निर्माण करती है। जो ये बाढ़ आती है तो वो इस तरीके से मैदान का निर्माण कर देती है कि वो फुल वेग से, बहुत स्पीड यानी कि काफी बारे वेग से वो आगे बढ़ती है। तो वो काफी सारे इस एरिया में, यानी इस एरिया तक क्या काम करती है, वो अपने अवसादों को जमा कर देती है। काफी लॉन्ग एरिया तक वो अपने अवसादों को क्या काम करती है, उनको अपने अवसादों को वो जमा कर देती है। जब वो जमा कर देती है तो निरंतर पानी उसका बहता रहता है और बाढ़ के द्वारा वो अपने अवसादों को जमा करती है। का क्या काम करती है नदी, एक मैदान का निर्माण कर देती है। और इस मैदान को हम क्या कहते हैं, जड़ोल मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़ोल मैदान कहते हैं। हमारा ये जड़ोल मैदान आ जाता है। जो जड़ोल मैदान आ जाता है हमारा, तो ये बाढ़ के द्वारा निर्मित हमारा मैदान होता है, ये जड़ोल मैदान होता है। अब क्या टाइम आता है कि वो बाढ़ खत्म है तो नदी अपने ही रूप में प्रवाहित होना स्टार्ट कर देती है। तो नदी अपने ही रूप में प्रभावित होती है। जब नदी प्रभावित होती है तो वो क्या काम करती है, वो फिर से अपने साथ अवसादों को लेके आती है। और लेकिन नदी अपनी ही तली यानी अपनी ही घाटी को वो गहरा करती है, यानी कि वो गहरा करती है तो वो उतने ही वेग से नहीं बह पाती। तो वो क्या है, वो थोड़े एरिया तक ही क्या काम करती है, अवसादों को जमा करती है। तो इसमें भी एरिया बट जाते हैं, यानी कि वो यहाँ तक अपने अवसादों को फिर से जमा करेगी। जो पुराने अवसाद हैं उनके ऊपर एक नए अवसादों की लेयर वो जमा कर देगी। तो इस जड़ोल के मैदान को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे मैदान में कर देते हैं, हमारा जो बांगर है हमारा किस में हो जाता है, नई जड़ोल मृदा और पुरानी जड़ोल मृदा में। ये नई और पुरानी जड़ोल मृदा समझ में आ गई होगी कि जब बाढ़ बहती है तो नदी काफी दूर तक, काफी एरिया तक अपने अवसादों को जमा करती है और पुनः अपने ही रूप में आती है। तो उसका जो अपनी ही तली को वो घिसती है और गहरी करती है, तो उसका जो वेग है वो अधिक नहीं हो पाता और वो एरिया में थोड़े एरिया तक ही अपने अवसादों को जमा करती है। जो पुराना बाढ़ के द्वारा निर्मित मैदान था वो हो गया हमारा पुराना। अब वो नए अवसादों को जो उसके ऊपर जमा कर रही है वो हो गया हमारा नया। तो बांगर जो है वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, नई जड़ोल मृदा में और पुरानी जड़ोल मृदा में। तो ये बांगर आपको समझ में आ गया। अब मैं इसके आपको पॉइंट्स लिखवाती हूँ। तो जड़ोल मृदा हो जाएगी हमारी, इसको हम बांगर को जड़ोल भी मैदान बोल देते हैं। तो ये 2 पार्ट्स में होता है, पुरानी जड़ोल और हमारी क्या होती है, नई जड़ोल। ठीक है, नई जड़ोल मृदा, पुरानी और यहाँ पे नया का कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। किसके, बांगर में ही हमारा जड़ोल आ जाता है, तो उसी के हम पॉइंट्स देखते हैं। मैदान, जड़ोल मैदान, पुराना नई जड़ोल मैदान, पुरानी जड़ोल मृदा में आता है। यानी कि बांगर जो है वो हमारी पुरानी जड़ोल मृदा से निर्मित हमारा क्षेत्र होता है। ठीक है, पुरानी जड़ोल मृदा से हमारा निर्मित क्षेत्र होता है। अब इसका क्षेत्र गंगा है, लखनऊ है, पटना है, ये हमारी पुरानी यानी कि ये हमारे मैदान हमारे बांगर में आ जाते हैं। अब एक और इसमें चीज आती है
कि इसमें जो अशुद्धियां होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के जो पॉइंट्स यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है इसके अंदर। तो जो इनके जो अंदर जो मिलते हैं वो चूने की गांठें मिलती हैं, जिन्हें हम लोग कंकड़ बोल देते हैं। जो कंकड़ से जो नहीं देखते हैं हम लोग, कंकड़ से देखते हैं अजीब से छेद से जो इसमें होता है वो चूने की गांठें हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता की वजह से हो जाती है। तो चूने की गांठें मिलती हैं, ठीक है। यानी कि अशुद्धता कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है, ये पॉइंट्स आ जाता है। तो कंकड़ वाली कहते हैं, यानी कि कंकड़ वाली मृदा बोलते हैं। चूने की गांठें होती हैं कैल्शियम, अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता की वजह से। और कृषि के लिए ये अनुपयोगी होता है। फसलें वही होती हैं जिनको पानी की मात्रा अधिक चाहिए होती है, क्योंकि दलदलीय क्षेत्र होता है जिसमें पानी, जिस फसलों में हम पानी ज्यादा लगाते हैं वही फसलें यहाँ पे उगाई जा सकती हैं, ठीक है। अब बाढ़ के मैदान के ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि बाढ़ का जो मैदान है उससे ऊपर पाए जाते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया था कि इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये पुरानी जड़ोल मृदा में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे बांगर के हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए हैं जो पुरानी जड़ोल से निर्मित है, उसी को हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी भांगर की, जो हमारी नई जड़ोल मृदा में आती है, उसके भी हम पॉइंट्स देख लेते हैं। बात कर लेते हैं अपनी खादर की, यानी कि हमने जड़ोल का अभी हमने बताया था। जड़ोल मृदा जो होती है वो हमारी 2 पार्ट्स में, यानी कि हमारी बांगर जो होती है वो 2 पार्ट्स में होती है, नई जड़ोल मैदान में और पुरानी जड़ोल वाली मैदान में। तो जो हमारी पुरानी वाली यानी कि नई जड़ोल जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, खादर कह देते हैं। उसे हमने बांगर बोला था। जो खादर होती है वो क्या होती है, वो नई जड़ोल का मैदान होता है। नई जड़ोल का मैदान मतलब नदी अपनी घाटी को गहरा कर लेती है और फिर वो ज्यादा दूर तक अपने अवसादों को बहा कर नहीं ले जाती, तो वो वहीं पे जमा करना स्टार्ट कर देती है, यानी पुराने अवसादों के ऊपर फिर से नए अवसादों को जमा करती है, तो उसे हम नई जड़ोल कहते हैं। तो वहां पे क्या है, नया मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। नए मैदान का, तो नई जड़ोल का मैदान हो जाता है। अब क्या है, बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में, जो हमारी बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में इसको होता है, तो और नदी, और क्या है, ये नदी बेसिन है, यानी कि जो नदी बह रही है वो अपने आसपास ही छोड़ रही है अवसादों को, तो नदी बेसिन में ही इनका जमाव, नदी बेसिन के साथ ही ये पाए जाते हैं। अगर हम इसमें क्या है, इसमें हमारी रेत की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। जब रेत की मात्रा इसमें अधिक होती है, क्योंकि हमेशा क्या है, नदी अपने साथ में रेत बालू ये सब बहा के लेके जाती है, तो इसमें रेत की मात्रा क्या है, अधिक होती है, क्योंकि नदी जो है लगातार बह रही है और वो पीछे से अपने साथ में इन सब चीजों को लेके आ रही है, तो रेत की मात्रा अधिक हो जाएगी। अब हम पुरानी जड़ोल की बात करते हैं कि उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट की अशुद्धियां थी और कंक्रीट थी, अशुद्धियां थी। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी मृदा यानी कि जो हमारी नदी है, जो हमारे अवसादों को जमा करती है, तो वो दूर तक ले जाके वहां पे उन पत्थरों को, उन कंकड़ों को छोड़ देती है, तो वो हमारी पुरानी जड़ोल में यानी कि पुरानी जड़ोल मृदा में आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, यह मृदा या तो शुष्क क्षेत्र में या बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में पाई जाती है। शुष्क क्षेत्र में या बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में ये वाली मृदा पाई जाती है। शुष्क क्षेत्र में क्यों है कि वहां तक वो नदी जो है वो बाढ़ जब आती थी, फुल वेग में होती थी, तो वो अपने एरिया को बड़ा करती है, और जब नदी अपने फ्लो में आती है तो वो अपने एरिया को घटाकर फिर से छोटा कर लेती है। तो ये शुष्क क्षेत्र में या फिर बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। पंजाब में इसे बीट बोलते हैं और इसके द्वारा रचित मैदान को बीट लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस वाली मृदा के अंदर सिल्ट और किसकी, सिल्ट एवं क्ले तुलनात्मक रूप से अधिक पाए जाते हैं। अगर हम खनिजों की बात करते हैं तो इसमें सिल्ट और क्ले अधिकतम रूप से पाए जाते हैं। तो ये हमारा उत्तर का विशाल मैदान की बात हो रही थी, और इसमें हमने बांगर, खादर यानी कि पुरानी जड़ोल मृदा और नई जड़ोल मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। खादर वाला क्षेत्र हम लोग मोस्टली बोल देते हैं, तो वो क्षेत्र है। आगे हम लोग देखते हैं भूर और रे को बात कर लेते हैं अपने रे और कैलर की। ये उत्तर भारत में एल्काइन और सैलाइन मृदा को रे और कैलर बोलते हैं। नहर सिंचाई के विकास के कारण इसकी उपयोगिता में वृद्धि हो चुकी है। अब भूर की बात करते हैं तो गंगा यमुना नदी क्षेत्र में रेत से निर्मित एक प्रकार के उच्च क्षेत्र होते हैं। अगर हम इनको देखते हैं, इनके विस्तार को देखते हैं, तो बिहार और पश्चिम बंगाल में ये मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारे उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन हो गया, जो आपको भौतिक विभाजन था। अब इसके प्रादेशिक विभाजन की बात होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और साथ में जो उनकी
आइकॉन का यानी कि बेल का जो बटन होता है उसे प्रेस करिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।